हाय हेलो वेलकम बैक सभी बच्चों का स्टडी रूम में। हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र। 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी पुस्तिका का सबसे पहला अध्याय विकास यानी कि डेवलपमेंट हमने शुरू किया था, जिसके हम आज दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है आय और अन्य मापदंड, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो इसको समझने से पहले याद कीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था। एक व्यक्ति के लिए आय कोई भी फिक्स ऐसा माध्यम नहीं है जो उसको विकास की परिभाषा का वर्णन करे। विकास सिर्फ आय पे डिपेंड नहीं करता है। एक व्यक्ति के लिए और बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। वो बहुत सारी चीजें क्या हो सकती हैं? वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं, उसको उसके साथ व्यवहार अच्छा किया जा रहा है नहीं, उसको अधिकारों का ज्ञान है या नहीं, उसके लिए स्वतंत्रता है या नहीं। ये सब चीजें भी क्या है? ये सब चीजें भी उसके विकास को परिभाषित करती हैं। सिर्फ और सिर्फ आय ऐसी चीज नहीं है जो विकास की परिभाषा उसके लिए दे। तो आपको क्या लगता है, ऐसा ही तो हमारे देशों और राज्यों के साथ होगा? देशों और राज्यों के साथ भी तो ऐसा ही होगा। अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने ये देखा था कि यदि हमें देशों को विकसित और विकासशील बताना है तो हम करेंगे उनकी आय का, हम प्रति व्यक्ति आय का हम देखेंगे कि किसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, उसको हम विकसित देश बना देंगे। अब हमें अपने भारत देश के राज्यों का कंपैरिजन करना है। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। हमने 3 राज्यों का चयन किया है, हरियाणा, केरल और बिहार। इनकी प्रति व्यक्ति आय 2017-18 वर्ष के लिए यहाँ दे रखी है। तो आपका जो हरियाणा है उसकी औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,03,340 रुपए। एक व्यक्ति को 3,03,40 रुपए औसतन मिलते हैं हरियाणा में। उसके बाद केरल में प्रति व्यक्ति आय क्या है? 1,84,000। जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ और सिर्फ 38,631 रुपए है। एक व्यक्ति को सिर्फ 38,631 रुपए उपलब्ध हैं। तो ऐसे में यदि हम आय के रूप में देखेंगे, हम तो कहेंगे हरियाणा तो बहुत अच्छा है। हरियाणा तो सबसे ज्यादा फलने फूलने वाला राज्य है। हरियाणा सबसे ज्यादा विकसित राज्य है इनमें से। तो ऐसे में यदि हम सिर्फ आय को देखकर पूरे देश में ये ढिंढोरा पीट दें, हरियाणा इतना अच्छा है, हरियाणा इतना अच्छा है, तो वो बात क्या होगी? वो बात गलत होगी। ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ेगा? और मापदंडों को भी देखना पड़ेगा। और मापदंडों को आइए देखते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है? शिशु मृत्यु दर प्रति हजार व्यक्ति, यानी कि हर हजार शिशु जितने पैदा होते हैं उनमें से मृत्यु किसकी होती है। साथ ही साक्षरता दर क्या है, कितने लोग शिक्षित हैं। साथ ही निवल उपस्थिति अनुपात, ये क्या होता है कि 8वीं कक्षा के बाद, 8th क्लास के बाद कितने 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। 8वीं के बाद, प्राथमिक शिक्षा के बाद कितने बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। हरियाणा में 30 बच्चे हर हजार बच्चों पे मर रहे हैं और केरल में सिर्फ 10। तो बच्चों के मरने की दर हरियाणा में दुगनी है, किसके? केरल की। साथ ही साक्षरता दर भी आपके हरियाणा का कम है। उसके साथ साथ 8वीं कक्षा के बाद कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अनुपात भी हरियाणा में कम है। तो यदि हम इन मापदंडों को देखेंगे, अब हम कहेंगे कि वाह भाई वाह, केरला क्या है? केरला तो बेस्ट है, केरला तो सबसे अच्छा राज्य है, हम ये बोलने लगेंगे। लेकिन फिर हम देखेंगे कि नहीं नहीं, जॉब्स तो हरियाणा में लोगों के पास ज्यादा है, लोग हरियाणा में ज्यादा आय कमा रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी आय को या किसी और एक ही मापदंड को हम ये कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो पूरी जानकारी आपको नहीं देते हैं। हाँ, हमें जो हमारा पर्पस है, उनको उनका डिफरेंस करने का जो हमारा पर्पस है, यदि हमें शिक्षा के तौर पर देखना है तो हम सिर्फ साक्षरता दर देखेंगे। यदि हमें जीवन शैली के तौर पर देखना है तो हम सिर्फ जीवन शैली देखेंगे। हम सब मापदंडों को कंसिडर नहीं करेंगे। हम एक-एक करके जो हमारा मतलब है, उस मतलब के हिसाब से हम मापदंडों को कंसिडर करेंगे। और यदि यदि कुल मिला के सभी मापदंडों को लेना है तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी मापदंड जो हैं उनको कंसिडर करेंगे। 2 राज्यों को
डिवाइड करते हुए, 2 राज्यों के बारे में फ़र्क बताते हुए या फिर 2 देशों के बारे में फ़र्क बताते हुए। इससे हमें क्या पता चलता है? सिर्फ़ आय इकलौता ऐसा मापदंड नहीं है। एक व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए, अपना जीवन याचन करने के लिए ये भी देखना है कि शिशु मृत्यु दर कम तो है ना? कहीं कल को उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो। साक्षरता दर ज़्यादा तो है ना? ताकि उसे या उसे के बच्चों को शिक्षा की अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसी प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय विकास का पूरा पैमाना नहीं है, हमें और चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, इसके साथ-साथ और चीज़ों पर भी जीवन की गुणवत्ता क्या करती है, निर्भर करती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा पैसा होने से कुछ नहीं होता। बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। हम अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा पैसा होने से कुछ नहीं होता। आपके पास मान लीजिए ज़्यादा पैसा है आपके पास, आप स्वच्छ हवा नहीं खरीद सकते हैं यदि आप एक प्रदूषित प्रदूषित जगह में रह रहे हैं, तो आपको उस हवा के अकॉर्डिंग साँस लेनी पड़ेगी। यदि आप एक ऐसी जगह में रह रहे हैं, जहाँ दवाइयों में मिलावट आती है, तो आपको वहीं दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। अगर यहीं कहीं का पानी खराब है, तो आपको उसी पानी का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। आप उन सिचुएशंस को तब तक नहीं बदल सकते, जब तक आप किसी और जगह पर ना चले जाएँ। तो ये सब क्या है? ये सार्वजनिक सुविधाएँ हैं। कुछ सुविधाएँ ऐसी होती हैं कि भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आप उनको पाएँगे तभी जब पूरी सोसाइटी या पूरा समाज आपके साथ है। यदि आप अपने समाज को बोलेंगे आप प्रदूषण कम फैलाएँ, तो आपके शहर की हवा कम दूषित होगी, जहाँ आप रहते हैं, उस एरिया की हवा कम दूषित होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिन पर एक व्यक्ति के पास ज़्यादा आय होने का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। सभी लोगों के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, ताकि सभी लोगों को सुविधाएँ मुहैया कराई जा सकें। इसके साथ-साथ ये बोलते हैं कि वास्तव में जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इन वस्तुओं को, इन सेवाओं को हम क्या करें, सामूहिक रूप से उपलब्ध कराएँ। हम सिर्फ़ अपने-अपने लिए ना सोचें। मान लीजिए कि आपके इलाके में स्कूल तो है, लेकिन बाकी बच्चे स्कूल जाने को तैयार ही नहीं है, तो आप अकेले स्कूल नहीं जा सकते हैं। आपके माँ-बाप को फिर आपको बाहर भेजना पड़ेगा, किसी और शहर में पढ़ने भेजना पड़ेगा। यदि सब बच्चे स्कूल जा रहे होते, ना आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती, सब स्कूल जाते तो स्कूलों की फैसिलिटीज़ भी सुधरती। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सार्वजनिक हैं, उनका आप अकेले का अपना फ़ायदा नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आपके मोहल्ले में पार्क है, आप पार्क में अकेले खेलने नहीं जा सकते। अगर अकेले जाएँगे तो ना कोई उस पार्क की देखभाल करेगा, ना वहाँ पर चहल-पहल होगी। इसी प्रकार से पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें ऐसे उदाहरण सोचने हैं जहाँ वस्तुएँ, सेवाएँ व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी गार्ड है, यदि आप अपने घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, अपने घर की सुरक्षा करेंगे, तो हर कोई अपने-अपने घर की सुरक्षा अलग से करेगा, तो वो ज़्यादा महँगा होगा। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं? आप पूरे मोहल्ले के लिए एक सुरक्षा अधिकारी का या एक सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम कर सकते हैं, जो कि पूरे मोहल्ले का ध्यान रखे। इस प्रकार से बहुत बार ऐसा होता है कि सार्वजनिक सेवाएँ जो होती हैं, वो व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा अधिक सस्ती भी होती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं उपलब्ध कराना केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करता है। अब कहीं पर स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में कितनी सुविधाएँ होंगी, ये किस पर निर्भर करेगा? ये इस पर निर्भर करेगा कि आपकी सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, सरकार कितना व्यय कर रही है इन पर। तो और किस पर डिपेंड करेगा और लोग कितने बोले और कौन से अन्य कारक प्रासंगिक होंगे और अन्य कारक ये होंगे कि लोग माँग कितनी कर रहे हैं, लोगों को अपने हक का कितना पता है कि हमें साफ पानी मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारे स्कूलों में अच्छे टीचर होने चाहिए, ये हमारा अधिकार है। ये बोलते हैं कि तमिलनाडु के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 35% ग्रामीण इसका प्रयोग करते हैं।
तो कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों होगा? आपको क्या लगता है? इसको आपको देखना है। मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल के लोगों का जीवन बेहतर हुआ क्योंकि राशन की दुकानों पर सामान क्या मिलता है? राशन की दुकानों पर सामान सस्ते में मिलता है। तो जो लोग कम राशन की दुकानों से ले रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? वहाँ के लोग कम गरीब हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों का जीवन बेहतर है। तमिलनाडु के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके पास पैसे कम हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा हैं। बात करते हैं मानव विकास की, ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट को किस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं? लोगों को कितनी स्वतंत्रता है, लोगों के पास कितने अवसर हैं, उनके कल्याण में कितना सुधार हो रहा है, इन सबको आप ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि उनके पास स्कूल्स कितने हैं, उनके कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं पर शिशु मृत्यु दर कितना कम है। आप ऐसी जगह पर तो जाना नहीं पसंद करेंगे जहाँ का वातावरण खराब है, जहाँ का पानी खराब है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आप किस बहुत सारी चीज़ों के आधार पर देखते हैं और इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। संयुक्त राष्ट्र आपका जो है, संयुक्त राष्ट्र या फिर मैं कहूँ जो आपके यूनाइटेड नेशंस है, यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं सारे पहलुओं को ध्यान में रख के क्या करती है? इन्हीं सारे पहलुओं को ध्यान में रख के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास प्राधिकरण जारी करती है और उसके हिसाब से देखा जाता है कौन सा देश ज्यादा आगे है अपने मानव के विकास में और कौन सा देश पीछे है। ये कुछ आंकड़े हैं। ये किसके आंकड़े हैं? एचडीआई के आंकड़े हैं। राष्ट्रीय आय के आधार पर, जन्म के समय संभावित आयु के आधार पर, विद्यालय औसत के आधार पर। राष्ट्रीय आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय। तो श्रीलंका और भारत को हम कंपेयर करते हैं। श्रीलंका इतना छोटा सा देश है, इतनी कम जनसंख्या है, फिर भी उसकी राष्ट्रीय आय भारत से ज्यादा है। जन्म के समय संभावित आयु श्रीलंका में ज्यादा होती है। विद्यालय औसत भी यहाँ तक किसमें ज्यादा है? श्रीलंका में ज्यादा है। और भारत ज्यादा बड़ा देश होने के बावजूद इनसे जन्म के समय संभावित आयु म्यांमार और पाकिस्तान के लगभग करीब ही है। इसी प्रकार से रैंक्स आ जाती हैं, फिर ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स का क्रमांक आ जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका देखिए कितना छोटा सा देश है, फिर भी वो मानव विकास में हमसे क्या है, हमसे कितना आगे है और हम कितने पीछे हैं। हम 130वें नंबर पर आते हैं। इससे क्या पता चलता है? हमें अपनी सुविधाओं को सुधारने की जरूरत है। ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बताया है, उसकी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। पुरुषों का साक्षरता दर इतना है, महिलाओं का देखिए कितना कम है। इसका क्या अर्थ हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे लोग महिलाओं को कम स्कूल भेजते हैं, पुरुषों को भी भेजते हैं, पर इतना ज्यादा नहीं। 10 से 14 वर्षों के बच्चों का शिक्षा का स्तर लगभग बराबर है और 10 से 14 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले बच्चे भी लगभग बराबर हैं। पूरे बच्चे फिर भी 10 से 14 वर्ष के बाद स्कूल नहीं जाते हैं, कुछों को स्कूल छुड़वा दिया जाता है। आप देखेंगे यदि आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे होते जहां पर 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे कम हैं या फिर 8वीं कक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा के बाद जिनको स्कूल नहीं भेजा जाता है, तो आप देखते कि बचपन से आपके साथ जितने विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनमें से आधे से भी ज्यादा कम हो जाएंगे। ये था आय और अन्य मापदंडों के बारे में। अब है विकास की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आपने सुना होगा कि जिस जिस फुर्ती से हम लोग चल रहे हैं, जिस फुर्ती से हम सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके चलते अगले 20 से 25 वर्षों में, अगले 20 से 25 वर्षों में हमारे बहुत सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। हम जो एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं? हम एग्जाम्पल
भूमि जल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो ग्राउंड वाटर हमारा होता है। देश के इतने सारे हिस्सों में इतनी फुर्ती से इसका प्रयोग किया जा रहा है कि ये जल्दी ही खत्म होने की कगार पर है। भूमि जल वैसे तो बारिश के द्वारा उसकी पूर्ण आपूर्ति हो जाती है, लेकिन यदि हम उसको इतनी जल्दी उसको खर्च करेंगे कि उसकी पूर्ण आपूर्ति होना मुश्किल होगा, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणीयता किसे कहते हैं? सारे संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग करना, ऐसे जो संसाधन जल्दी ही खत्म हो सकते हैं, जिनकी दोबारा आपूर्ति नहीं होगी, उनका बहुत ज़्यादा रख-रखाव करके इस्तेमाल करना, और बल्कि जो जल्दी-जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, उन्हें भी ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे पूर्ति, जो भूमि जल है, उसकी पूर्ति प्रकृति के द्वारा की जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें धारणीयता, हमें सस्टेनेबिलिटी का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी भावी पीढ़ियों के लिए कुछ बचे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हमने अपने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है। हमें जो ये पृथ्वी मिली है, हमें पूर्वजों से नहीं मिली है। हमने इसे अपने बच्चों से उधार पर लिया है। ये पृथ्वी हमारे बच्चों की है, और हमें उनके लायक इसे छोड़ना है, ऐसा छोड़ना है कि वो अपना जीवन सफलतापूर्वक यहाँ व्यतीत कर सकें। ये देखिए, भूमिगत जल का मैं आपको बता रही थी। ये बोल रहे हैं 54% इंडिया का 54% भूमिगत जल समाप्त हो रहा है। तो ये समाप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी जो पूर्ति है वो स्लो हो रही है, बारिश से वो पूर्ति स्लो हो रही है, और इसका खर्च बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है। इसी प्रकार से क्रूड ऑयल रिसोर्सेज़, कच्चे तेल के संसाधन जो हैं, कच्चे तेल के संसाधन तो ऐसे हैं ना कि ये खत्म हो गए एक बार, तो इनको मिलियन साल लग जाएँगे दोबारा बनने में। तो ये क्या हैं? ये सीमित हैं। ये सीमित है, तो हमें कच्चे तेल का आयात आज भी करना पड़ता है। यदि आगे ये पूरे विश्व में और सीमित हो गए, तो ये कितने महँगे हो जाएँगे, ये किस भाव में बिकेंगे। तो कच्चे तेल संसाधनों के साथ भी ऐसा है, और इसी के साथ हम समाप्त कर चुके हैं आपके विकास चैप्टर को।